ईश्वर की लीला ही ईश्वर ही जाने। न जाने क्या सोचकर वह गरीब के घर संतान की भरमार कर देता है और अमीर के घर निसंतान बना देता है। इसी तरह एक गंदी कीचड़ सनी तंग गलियों के रूप में का खजाना देता है, जहाँ सराहने व सहेजने के स्थान पर मुसीबत व बदनामी का सबब बन जाता है। अब इस खजाने की रखवाली कौन करे, जहाँ रोजी रोटी के लाले पड़े हों, छोटे से लेकर बड़े तक रोज रूखा सूखा कमाने के घर से निकलते हों और उस पर भी ये ठिकाना नहीं होता कि आज मिल ही जाएगा। ऐसे में 4 साल की रूपा को जगह जगह लेकर डोलती फिरती थी और उसकी माँ लक्ष्मी पता नहीं क्यों क्या सोचकर उस गरीब धोबन का नाम लक्ष्मी रखा होगा उसने माई बापू ने। पर रूपा को भगवान ने परम संतोषी और सुखी बनाया था। कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करती थी, जो मिल जाता उसी में तृप्त हो जाती। शायद वो समझती थी कि उसे ऐसे ही रहना है, या शायद लड़कियां जन्मजात समझदार होती हैं। जब किसी दिन भी किसी दयालु मैडम की मेहरबानी से अच्छा भोजन मिल जाता तो उसके दोनों बड़े भाई खाना देखकर झगड़ते, ज़्यादा हिस्से की मांग करते, पर रूपा शांत भाव से अपनी बारी का इंतजार करती। फिर जो मिल जाता उसी में संतुष्ट होकर वह मोहक सी मुस्कान बिखेर देती, जिससे अंधेरी झोपड़ी भी जगमगा उठती। रूपा के 2 भाई थे जो क्रम से 12 और 10 वर्ष के थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ते कम और आवारागर्दी ज़्यादा करते। माँ के जाने के बाद झुग्गी का आवारा लड़कों के साथ कंचे गिल्ली डंडा खेलते या आपस में मारपीट करते। आए दिन लक्ष्मी के पास उनकी शिकायतें आती, फिर लक्ष्मी डंडा झाड़ू चप्पल जो हाथ आता उससे उसकी धुनाई करती। बड़ा भाई मंगलू दिन पर दिन ठीक होता जा रहा था। छोटा थोड़ा ठीक था, पर बड़े का पिछलग्गू था, इसीलिए कुछ न करते हुए भी गेहूं में घुन की तरह पिसता रहता था। लक्ष्मी अपने इन आवारा बेटों से बहुत परेशान थी। इन सब बातों से परेशान देखकर रूपा ने अपने आप में मस्त रहती, टूटे फूटे खिलौने से खेलती थी, भाइयों की किताबों को गौर से देखती। मंगलू उससे किताबें छीनते हुए कहता, तुझे इन किताबों में क्या समझ आता है जो इनमें आंखें गड़ाई रहती है। भैया भैया मुझे भी पढ़ना है, कितनी अच्छी बातें लिखी होंगी इसमें, आप पढ़कर सुनाओ ना, इसमें चित्र भी कितने अच्छे अच्छे हैं। चल भाग, आई बड़ी पढ़ने वाली। कोई अच्छी चीज़ नहीं होती पढ़ाई, समय की और दिमाग की बर्बादी है। पढ़ाई वढ़ाई वो तो अम्मा के डर से चाहता हूँ स्कूल, वरना तो अब तक किसी काम करके कितना पैसा इकट्ठा कर लेता मैं। अच्छा मैं भी तो सुनूं, कैसे कमा लेता तू पैसे अपने उन आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलने के। लक्ष्मी ने मंगलू के कान ऐंठते हुए कहा। मंगलू माँ से अपना कान छुड़ाकर बाहर भागा। लक्ष्मी की चिंता बढ़ती जा रही थी कि बेटी की हरकतें देखकर। छोटे बेटे रतन को समझाते हुए वो बोली, बेटा मंगलू से मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं, तू ही उसे समझा कर उसकी बातों में न आया कर। तू उस जैसा नहीं है रे, न ही उसकी तरह बन। फिर मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मंगलू भी अपने निकम्मे बाप की तरह है, जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बुरी सोबत में पड़ता जवानी में ही जान से हाथ धो बैठा, और सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डालकर बीती बातें याद कर लक्ष्मी की आंखों में कोर भीग गए, जिन्हें उसने बाहर नहीं आने दिया। क्या हुआ था बापू को, आप हमेशा टाल जाती हैं इस बात को। फिर कभी बताऊंगी बेटा, अभी तो मुझे काम पर जाना है। चल रूपा, अब किस मुंह से बताती कि उसका बाप कातिल था। बच्चों को कोई हत्यारे की संतान ने कहे, ये सोचकर उसने बच्चों को नहीं बताया। बस इतना ही कहा, उसका बाप की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जितनी तीव्र गति से लक्ष्मी के पैर चल रहे थे, उससे भी तीव्र गति से मन दौड़ने लगा था अतीत की गलियारों में। लक्ष्मी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके मरने के बाद ददिहाल में कोई भी उसे अपनाने को तैयार न था। तब उसने अपने साथ मामा मुंबई ले आए। कुछ दिन तो मामी ने लाड़ पाड़ किया, फिर धीरे धीरे घर के सभी काम डालती गई। पढ़ाई की कौन कहे, बिन माँ बाप की बच्ची नौकरानी बनकर रह गई। नशेड़ी मामा कभी कभार भांजी की खैर खबर ले लेता था, उसकी हालत पर तरस भी खाता था, पर कमाओ
गाँव बीवी के आगे नज़रें नीची कर रखता। एक आधा साल बीतते बीतते मामी लक्ष्मी के काम पे ले जाने लगी। घर घर कपड़े लेकर उसे धोबी घाट पर धोने, इस्त्री करना और उन्हें नियत समय पर पहुंचाने का काम अब लक्ष्मी के जिम्मे आ गया। जवान होती लक्ष्मी के अरमान अब मचलने लगे। शादी की उम्र भी हो चली थी, पर कमाऊ लड़की को मामी हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। लिहाजा वो हर रिश्ते में कीड़े निकाल कर मना कर देती। तभी लक्ष्मी का दिल सोसाइटी के गार्ड भुवन पर आ गया। चुपके चुपके प्यार परवान चढ़ने लगा। पर भला इश्क और मुस्क कभी छुपाए छुपते हैं। मामी को भी इस प्यार की भनक लग गई। उस पर पाबंदियां लगाई जाने लगी। लक्ष्मी जानती थी कि उसके मामा मामी उसकी शादी नहीं होने देंगे। जात बिरादरी के नाम लेकर भुवन के साथ ब्याह नहीं करेंगे। उससे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो शादी के बाद भी उनको खर्चा पानी देती रहेगी, पर मामी टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन मौका देख लक्ष्मी भुवन के साथ भाग गई। अपनी माँ के कुछ जेवर और अपनी खुद की जमा की हुई रकम लेकर भुवन के पास चली आई। दोनों मुंबई में ही एक उपनगर में छोटी सी खोली लेकर रहने लगे। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। कुछ ही महीनों तक सब ठीक चलता रहा। यहाँ भी लक्ष्मी की फूटी किस्मत आड़े आ गई। भुवन जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में गलत लोगों की संगत में पड़कर ड्रग्स व नशे के धंधे में लग गया। लक्ष्मी जब उसे समझाती, बच्चों का वास्ता देती तो उसके साथ दुर्व्यवहार व मारपीट कर देता। उसकी नशे की आदत की वजह से उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया। अब वो अपने नए आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलता और रात के नशे में धुत होकर घर लौटता। रोकने पर उसकी पिटाई कर देता। इसी बीच लक्ष्मी 2 लड़कों को जन्म दे दिया। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे और आमदनी घटती जा रही थी। भुवन को जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। लक्ष्मी जैसे तैसे अपना व बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। बार बार जिम्मेदारियों का एहसास कराने और चेतावनी देने पर भी भुवन की हरकतों में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। आखिर तंग आकर उसे उसके हाल पर छोड़कर लक्ष्मी बच्चों के साथ एक कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी, जो उस कोठी की मालकिन ने उस पर तरस खाकर सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए दी थी। कुछ दिन सुकून से गुजरे। लक्ष्मी की मालकिन की सिफारिश से अन्य फैक्ट्री में भुवन को नौकरी लग गई। गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। लक्ष्मी फिर से उम्मीद से थी, हालांकि वो अब नई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। आम खास खर्चा क्यों बढ़ाया जाए। 2 लड़के हैं तो बुढ़ापे के सहारे के लिए लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। अब उधेड़ उम्र में फिर से माँ बनने की क्या दुख थी है। यही सब सोचकर लक्ष्मी अस्पताल चल दी, अनचाहे गर्भ से निजात पाने के लिए। तभी भुवन के दोस्त ने एक मनहूस खबर सुनाई कि भुवन को पुलिस पकड़ कर ले गई है, एक आदमी का कत्ल के इल्जाम में। लक्ष्मी पर तो मानो दुख की भारी पहाड़ टूट पड़ा। पता नहीं ये कैसी किस्मत लेकर आई है कि मुसीबतें पीछा ही नहीं छोड़ रही। रुपया पैसा सिफारिश कुछ काम न आई। भुवन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। इन्हीं सब झंझटों में गर्भपात की बात उसके जहन से निकल गई और जब वह सुध आई तब तक समय निकल गया। कुछ महीने पश्चात लक्ष्मी ने एक सुंदर नाजुक सी कन्या को जन्म दिया। लक्ष्मी सुख दुख से मिले जुले भाव लिए बच्ची को सीने से लगाकर रो पड़ी। इस संकट की घड़ी में मालकिन ने उसे बहुत साथ दिया। उन्होंने ही बच्ची का नाम रूपा रखा। अभी 1 साल भी ढंग से नहीं गुजरा था कि खबर आई भुवन को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। वकीलों की फीस के पैसे कहाँ से जुटाती वो। 3 बच्चों को पालना, अपनी गिरती सेहत के साथ भी कई घरों में काम करना। भला हो मालकिन का जो उन्होंने अपने घर के काम के साथ साथ उसे अन्य घरों में भी काम करने की छूट दे रखी थी, जहाँ से 4 पैसे मिल जाते थे। साथ ही 30 त्योहारों पर इनाम और उतरन भी मिल जाती। जब से भुवन मरा था तब से मानो अयाज गार्ड, नौकरों के और आवारा किस्म के आदमियों की लाइसेंस मिल गया था लक्ष्मी के पीछे पड़ने का। एक तो लताड़ लगाती तो दूसरा हाजिर हो जाता। तो गनीमत थी कि रहने को सुरक्षित जगह मिली हुई थी, वरना तो कामी पुरुष उसे कच्चा ही चबा जाते।
उसने मालकिन से शिकायत की कि मालिक भी हर समय तो उसे सुरक्षा नहीं कर सकती। लक्ष्मी की उम्र अभी 40 वर्ष की थी, पर उसका शारीरिक घटनाओं 25-30 की युवती संदर्भ था। कभी कभी रूप भी कुरूपता में बदल जाता है। यही लक्ष्मी के साथ हो रहा था। साथ ही काम करने वाली कामवालियों उससे डाहा करती थी। उन्हें अपने पतियों पर शक होता कि वे सब के सब लक्ष्मी के दीवाने हैं, जबकि लक्ष्मी साफ दिल व अच्छे चरित्र की औरत थी। काम वालियों ने लक्ष्मी के चरित्र को लेकर उसकी मालकिन को ऐसी लगाई बुझाई की कि उन्होंने लक्ष्मी को काम से व क्वार्टर से निकाल दिया। उन्हें अपने जवान बेटे के बिगड़ने का डर सताने लगा। लक्ष्मी एक बार फिर से दर बदर की ठोकरें खाने लगी। एक बार फिर से सिर से छत, पाँवों से नीचे से जमीन निकल गई। लक्ष्मी जहाँ से निकली थी वहीं फिर आ गई। मामा मामी के घर के सिवा उसे कोई सुरक्षित जगह नज़र नहीं आ रही थी, मगर जाने की हिचकिचाहट भी थी। पता नहीं वो लोग उसे अपनाएंगे भी या नहीं। कैसे चारों ओर तरफ से भीगी वह भुवन के साथ कि भागी थी। कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी उन्हें उसकी इस हरकत के कारण। पर और कोई चारा भी नहीं था कि इतने पैसे भी नहीं थे कि किराए का कमरा ले सके। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर मन में कड़ा करके मामी के घर यहाँ जाने का निर्णय ले लिया लक्ष्मी ने। यहाँ आकर पता चला कि लीवर खराब होने की वजह से 2 साल पहले मामा का निधन हो गया था। बूढ़ी ऐसा है, मामी बूढ़ी एकदम अकेली हो गई थी। उसके बड़े लड़के ने पसंद की शादी करके अपना अलग घर बसा लिया था। लड़की शादी होकर बिहार के किसी गांव में रहने चली गई। मामी जैसे तैसे कुछ घरों में के लोगों के कपड़े इस्त्री करके गुजारा कर रही थी। लक्ष्मी को देखकर मामी बहुत खुश हो गई। समय बड़ा बलवान होता है, अच्छे अच्छों को कस बल निकाल देता है। इस समय तो वैसे भी दोनों को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत थी। सारे गिलवे शिकवे भुलाकर दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई। लक्ष्मी ने कपड़े धोने व इस्त्री का काम फिर से पकड़ लिया। मामी को भी आराम मिल गया। कुछ समय बाद दोनों लड़कों को पास सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मंगलू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके तेवर दिन ब दिन बदलते जा रहे थे। अब वो गुंडा बदमाश टाइप के लोगों की संगति में रहकर उल्टे सीधे तरीकों से पैसे कमाता और उड़ाता था। अपने बाप की तरह वह भी अनेक बुराइयों में लिप्त रहने लगा था। कभी कभी घर से भी पैसे चुरा लेता। मामी से भी बहुत बदतमीजी से बात करता। अब उस पर माँ की मार या डांट का कोई असर नहीं होता था। रूपा छोटी बहन होकर भी भाई को समझाती तो उसे 2-4 थप्पड़ जड़ देता। तो ज़्यादा मेरी अम्मा मत बन, एक ही काफ़ी है इस घर में। दूसरी ओर रतन मन में पढ़ाई करता और बहन की भी ध्यान रखता। रूपा भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लक्ष्मी उसे खूब पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी होनहार बेटी शिक्षित रहकर उसकी तरह घर जाकर कपड़े इस्त्री करे और घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करे। मगर आसपास लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था। मंगलू और रतन लड़कों के स्कूल में पढ़ते थे। जहाँ चाह होती है वहीं कोई ना कोई राह निकल जाती है। यही रूपा के मामले में हुआ। कुछ महीनों पहले पास ही के खोली में एक मैडम रहने आई जो ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके बारे में किसी ने लक्ष्मी को बताया। लक्ष्मी ने उससे बात की। वे रूपा को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। वह रूपा को रतन के साथ भेजने लगी। रूपा के पढ़ने से अधिक चित्रकारी का आनंद आता था। उसके बनाए चित्र देखकर मैडम भी धोखा खा जाती कि क्या यह वाकई हाथ से बनाए हुए चित्र हैं, न छापे हुए। उसकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर मैडम ने पूजा पंडालों और धार्मिक राष्ट्रीय पर्वों में रंगोली चित्रकारी भित्ति चित्र बनाने में सहयोग किया और उसकी कला का प्रचार किया। शिक्षा के साथ साथ चित्रकला में भी नन्ही रूपा का नाम व दाम कमाने लगी। इसमें लक्ष्मी को काफ़ी मदद मिल रही थी, मगर वो अपनी बेटी को इस कच्ची उम्र में कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहती थी। तब मैडम के आश्वासन दिया कि रूपा की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। वो फ्री टाइम में कला का कार्य करके लिया करेगी। कुछ माह पश्चात मैडम के कहने पर लक्ष्मी ने उसका दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल में करा दिया। आधी फीस मैडम ने भरने का वादा लिया। रूपा की इस कामयाबी से मंगलू खुश होने के बजाय
जल भुन कर राख हो गया। माँ को जब तक ताने देने बैठ जाता कि उसकी लाडली बेटी को तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रही है और हमें सरकारी स्कूल में पटक दिया। माँ हालात और वक्त के हवाला देकर समझाती कि उसने न जाने कौन से पैर पाल लिया था बहन से। अलबत्ता रतन बहन की तरक्की से बहुत खुश होता था। समय अपनी गति से चल रहा था। रूपा अब 13 वर्ष की अति सुंदर किशोरी के रूप निखर कर उभरी थी। सुंदर, सुशील, सौम्य, सीधे हुए व्यवहार, सद्गुणों से भरपूर रूपा मोहल्ले भर में सबकी चहेती थी। कुछ समय से मंगलू का व्यवहार भी अचानक से सुखद परिवर्तन आ रहा था। अब वो घर के समय व्यतीत करने लगा था, रूपा का ध्यान रखने लगा था, उसे स्कूल लाने ले जाने लगा था। माँ अपने 3 बच्चों को एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती देखती तो ईश्वर को धन्यवाद देती कि उसका बुढ़ापा सुकून से कटेगा। अब लक्ष्मी को लगने लगा था कि उसके अच्छे दिन आने लगे हैं, पर कहते हैं ना, इंसान को अगले पल की खबर नहीं होती। वक्त अपने पहलू में क्या छुपाए हुए है किसी को नहीं पता। रूपा एक मेधावी छात्रा थी, विद्यालय में शिक्षकों का साथी, छात्रों की भी चहेती बन गई थी। वह पाठ्य गतिविधियों तथा विद्यालय में रंगोली, पोस्टर बनाना, दीवारों पर चित्रकारी करना, अन्य कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसने ढेर सारे इनाम जीत कर अपने थोड़े समय में ही विद्यालय का नाम रोशन कर दिया था। फलस्वरूप मैडम उसकी बहुत तारीफ करती। लक्ष्मी अपनी बेटी की उपलब्धि से खूब गौरवान्वित होती और उसकी बधाई लेती। वह स्वयं कक्षा 4 तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाई थी, परंतु अपने बच्चे रतन और रूपा को पढ़ाते व बढ़ते देख खुश हो जाती। मंगलू को गिरगिट की तरह बदलता स्वभाव भी आजकल लक्ष्मी के लिए चिंता और परेशानी का सबब बनता जा रहा था। पल में उसका व्यवहार मिश्री की तरह मीठा हो जाता तो अगले ही पल नीम की तरह कड़वा। शायद उस उम्र में बालक ऐसे ही होते हैं, ऐसा सोचकर वह दिल को तसल्ली दे लेती। उसकी पढ़ाई के प्रति अरुचि और दृढ़ता देख वह दुख होता। वह उसे कभी प्यार से, कभी डांट से, तो कभी मार से समझाने की कोशिश करती, मगर उसने तो जैसे बात न मानने की कसम खा रखी थी। बड़ी ठिठाई से वह माँ की उल्टी सीधी बातें सुनकर अपने गलत कामों में लिप्त हो जाता। एकदम अपने बाप पर गया था। मंगलू कहीं उसका भी हश्र नहीं हो, ये क्या सोच रही हूँ। ईश्वर न करे उसका हाल अपने पिता जैसा हो। मंगलू के बारे में लक्ष्मी के विचार भी पल पल बदल जाते। कभी वह आकांक्षित हो जाती तो कभी आश्वासित हो जाती। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। माँ का दिल कभी बच्चों को बुरा नहीं सोच सकता, चाहे संतान कितनी भी बुरा सलूक कर ले अपनी जननी के साथ। रूपा की उन्नति और प्रतिभाशाली बुद्धि कौशल देखकर लक्ष्मी उसे अपने कृत्य और शर्मिंदा हो जाती और ईश्वर को बार बार क्षमा मांगती कि वह रूपा को गर्भ में ही मरने का निर्णय लिया था, मगर वह सफल हो जाती तो इसके आगे लक्ष्मी सोच ही नहीं चाहती थी। वह रोम रोम धिक्कारने लगता, वह स्वयं को घृणा होने लगती थी। बेटी, शायद भगवान ने बचपन से ही माँ का हृदय दिया है ना, न जाने कैसे वह सबकी तकलीफ परेशानी बिना कहे समझ जाती है। रूपा भी माँ को दुखी देख उसके गले लगकर मोहक मुस्कान बिखेरते हुए पूछती, माँ, मेरी प्यारी माँ, क्यों परेशान हैं आप? मुझे नहीं बताओगी? प्यारी अम्मा। ज़्यादा लाड में वो माँ को अम्मा बोलती थी। रूपा के 2 प्यार भरे बोल सुनकर लक्ष्मी परेशानी छूमंतर हो जाती थी। स्कूल की में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। इन छुट्टियों में मैडम ने लक्ष्मी के सलाह लेकर रूपा को ड्राइंग क्लास में दाखिला दिलवा दिया, जिससे वह कला की बारीकियां सीख ले। अभी कच्ची उम्र है, जैसे ढालोगे वैसे ही ढल जाएगी। सोमवार को उसे ड्राइंग क्लास जाना था। मंगलू भैया, मुझे स्केच बुक, कलर पेंसिल, ब्रश आदि लेने हैं, आप ले जाओगे मेरे लिए? मुझे क्या पता कौन सी चीज़ कितने की और कैसी लेनी है, तू भी साथ चल। अच्छा, ऐसा कर, शाम को चलते हैं। अभी तो दुकान बंद होगी दोपहर में, मैं तब तक अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। शाम को लक्ष्मी जब काम से घर आई तो रूपा को घर में न देखकर परेशान हो गई। रतन ने पूछा तो उसने
अनभिज्ञता जताई। अड़ोस पड़ोस में सब जगह तलाश की पर रूपा का कोई पता न चला। तभी मंगलू आता दिखा तो उसने हैरान होकर कहा, क्या रूपा अभी तक घर नहीं आई? तो वह कब के घर से निकल गई? कहाँ निकल गई थी? लक्ष्मी ने गुस्से और हैरानी से पूछा। वो मेरे साथ ड्राइंग सामान लेने गई थी, तो तू उसके साथ क्यों नहीं आया? लक्ष्मी ने बिफरते हुए कहा। वो बच्ची है क्या जो उसे घर का रास्ता नहीं मालूम? मैं उसे पकड़कर छोड़कर अपने दोस्त के घर चला गया था, मंगलू ने बिगड़ते हुए कहा और पैर पटक कर बहन को ढूंढने निकल गया। रात होने को आई थी। मोहल्ले में सभी रूपा को ढूंढने में लगे रहे पर उसका कोई पता न चला। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई तो उन्होंने 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखने की बात कही। लक्ष्मी का रो रो कर बुरा हाल था। वो कभी बेहोश हो जाती, कभी दहाड़े मार मार कर रोने लगती, कभी अस्त व्यस्त अवस्था में घर से बाहर निकल पड़ती अपनी रूपा को खोजने। अक्सर वो अपनी छाती पीटने पीटते बड़बड़ाती जाती, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरी बेटी को मेरी ही नज़र लग गई, मुझे मेरे बाप की सज़ा मिल रही है। मैं रूपा को कोख में मारना चाहती थी, इसीलिए भगवान ने उसे छीन लिया मुझसे। दिन महीने साल गुजरते गए, रूपा का पता न चल पाया। बेटी के गम में लक्ष्मी पागल हो गई। मंगलू सारे घर की बागडोर संभाल ली थी। उसने ग्रोसरी की दुकान खोल ली और खूब चल रही थी। रतन पुलिस में भर्ती हो गया। मामी भी स्वर्ग सिधार गई थी। अब घर में 3 प्राणी बचे थे। घर में घोर सन्नाटा छाया रहता, इतना कि सुई के गिरने की आवाज़ भी सन्नाटा भंग हो जाता। इस संसार में यह परम सत्य है कि किसी के जाने के बाद भी दुनिया चलती रहती है। अभी लोग कुछ दिन का शोक मनाकर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। एक माँ ही होती है जो संतान का दुख ताउम्र चलती है। लक्ष्मी धीरे धीरे अस्वस्थ और विकसित सी होती जा रही थी। दोनों भाइयों की आदतों व स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। घर का माहौल तनावपूर्ण हो चला था। मंगलू के विवाह की स्थिति और भी बेहतर हो गई तो रतन ने भाई के अलग रहने से अपनी भलाई समझी। उसने अपने गृह राज्य बिहार में अपनी पोस्टिंग करवा ली और माँ को लेकर चला गया। वो बड़े प्यार से माँ की सेवा और देखभाल करता। उसने वहीं एक अच्छी समझदार और सुलझी हुई लड़की से शादी कर ली। सुखपूर्वक रहने लगा। दोनों पति पत्नी बीमार माँ की खूब ख्याल रखते थे, खूब सेवा करते थे। बहन को वह अभी भी भूला नहीं था। अपनी तरफ से वह रूपा की खोज में निरंतर लगा रहता। बेटी के गम में वह लक्ष्मी वृद्ध हो चली थी। वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी, बेटी को नहीं भुला सकी। उसका विश्वास था कि रूपा उन्हें एक दिन जरूर मिलेगी। न जाने समय ने उसे गर्भ में क्या छुपा रखा है जो नित्य समय पर ही सामने आता है। उस समय प्रतीक्षा करने के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता। बहुत सी बातें इंसान के बस में नहीं होती। मुंबई से कोलकाता जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में स्लीपर क्लास वाले कोच में सवारियां ठसाठस भरी थी। तिल भर की भी जगह नहीं थी, पर फेरी वाले, चाय वाले, पेपर वाले किसी न किसी तरह जगह बनाकर घुस ही जाते। ए पेपर वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया देना जरा। बेहतरीन दाढ़ी, फटी जीन्स और खिचड़ी बाल, भारी भरकम और रोबेले आवाज़ वाले लगभग 48-40 वर्ष के एक शख्स ने पेपर वाले को आवाज़ लगाई। उसने उस व्यक्ति को उल्टी ही निगाह से डालकर उपहास करते हुए कहा, तेरे को इंग्लिश पेपर मांगता है? थोबड़ा देखेला है अपना आईने में? टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पेलिंग भी मालूम है तेरे को? हाँ हाँ, नहीं ये बता। उसने शांत गंभीर स्वर में कहा। इंग्लिश का नहीं, हिंदी का चलेगा साहब। उसकी आवाज़ में गंभीरता देख पेपर वाले के आवाज़ में नरमी लाए हुए पूछा, हाँ दे दे। ट्रेन में चलते ही सभी सवारियां अपने अपने स्थान पर बैठ गई। सामने की सीट पर 2 लड़के व एक कमसीन सी लड़की जिसकी उम्र यही कोई 15-16 वर्ष होगी बैठे थे। लड़की कुछ सहमी और घबराई सी लग रही थी, कतार नज़रों से इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी दृष्टि उस व्यक्ति से टकराई। न जाने कि उन नज़रों में क्या था कि उस व्यक्ति के मन द्रवित हो गया। उसे शंका हुई कि हो न हो लड़की किसी मुसीबत में है और उसे अपनी मदद की ज़रूरत है। ट्रेन में अब तक रफ्तार पकड़ ली थी। सभी यात्री अब इम्तिहान से अपनी अपनी सीट पर व्यवस्थित हो चुके थे। क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन थी तो 1 घंटे बाद ही अगला स्टेशन आने वाला था। उस व्यक्ति के हाथ में अखबार अवश्य था पर वह शब्द नहीं
नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वह उस लड़की को, उन दोनों लड़कों को एक एक हरकत पर नज़र जमाए हुए था। तभी ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। अगला स्टेशन आने वाला था। लड़की के साथ वाले लड़के को धीमी आवाज़ में पानी के लिए कहा। खाली बोतल लेकर वह लड़का उतर गया। तभी उस व्यक्ति ने दूसरे लड़के को पैसे देते हुए अपने लिए पानी की बोतल लाने को कहा। पहले वो हिचकिचाया, फिर ट्रेन से उतर गया। उस व्यक्ति ने लड़की से पूछा, कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा? यह लड़के कौन हैं? लड़की ने घबराई हुई आवाज़ से इधर उधर देखते हुए कहा, अंकल मुझे बचा लो, ये लोग मुझे न जाने कहाँ ले जा रहे हैं, मेरी सौतेली माँ। तभी वह लड़की चुप हो जाती है, क्योंकि वे लड़के आ जाते हैं। वे शंकित हो लड़की की तरफ देखते हैं। तभी लड़की झट से बोतल लेकर घट घट पानी पी जाती है। अब वो चोर नज़र से बार बार उस व्यक्ति को देखने लगती है। उस व्यक्ति ने दोनों लड़कों को धर दबोचा और लड़की को अपने साथ विंडो सीट पर जाने को कहा। अब उसने पुलिस को तभी फ़ोन कर दिया जब उसे उन पर संदेह हुआ था। तब तक अन्य सवारियां भी हरकत में आ गई थीं। तभी पुलिस के 2 सिपाही एक लेडी पुलिस को कांस्टेबल के साथ आ गए। लड़की का नाम पता पूछकर पुलिस की सुरक्षा में दे दिया गया। उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन का नंबर ले लिया और लड़की को आश्वासन दिया कि वो उसके बारे में पूछताछ करता रहेगा। उस लड़की को देखकर उस व्यक्ति का आत्मविश्वास राय को 15 वर्ष पहले हुई एक ऐसी ही घटना याद आ गई। अभी वो अतीत के गलियारों में खोने ही चला था कि उसकी नज़र अखबार के तीसरे पन्ने पर छपी एक खबर पे ठहर गई। लिखा था, मशहूर चित्रकार विश्वरूपा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है। यह घटना 3 दिन पहले हुई थी, पर विश्वरूपा जी के मैनेजर ने मीडिया को से ये खबर छिपाई थी। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। विश्वास सूत्रों से पता चला है कि विश्वरूपा जी कोमा में चली गई हैं। बेहोशी की हालत में उसे मुंह में ये सब निकल रहे थे। विश्वरूपा को विश्वास है कि अरुण जरूर आएंगे। अब ये अरुण कौन है? उसका इससे क्या ताल्लुक है? पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। शायद अरुण के आने से ही ये पहेली सुलझ जाए और विश्वरूपा जी की जान बच जाए। संवाददाता पुलिस मिरर से अपनी अगला स्टेशन आने में 1 घंटा था। अरुण विश्वास बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। ट्रेन की गति भी तेज, उसके मन अतीत के गलियारों में भाग रहा था। पिछले 18 वर्ष की यादें फिल्म दृश्य की भांति उसका मानस पटल पर तीव्र गति से दौड़ रही थी। उस दिन भी ऐसा ही ट्रेन का दृश्य था। उस लड़की की जगह रूपा 2 लड़कों के चंगुल में थी जिसे विश्वास ने बचाया था। बिल्कुल आज ही की तरह। सच ही कहते हैं कि दुनिया गोल है, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। बेचैनी से पहलू बदलते हुए विश्वास अतीत के गलियारों में खो गया। राजस्थानी लिबास में सुंदर कमसीन सी बड़ी बड़ी आंखों वाली वह लड़की भयभीत हिरनी सी कतार नजरों से इधर उधर देख रही थी। वो किसी मसीहा की सहायता की उम्मीद में हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इतनी भीड़ में उसे विश्वास को देखकर न जाने क्यों विश्वास हो चला कि यही शख्स उसकी सहायता कर सकता है। संभवतः कुछ लोग होते हैं जो अजनबी होते हुए भी अपने से लगते हैं। विश्वास की आंखों में परिस्थिति का जायजा लिया और लड़की को इशारा पाते ही बदमाशों को घेर लिया। यात्रियों ने भी उनकी कुटाई करने में भरपूर सहयोग दिया। फिर उन्हें पुलिस को सौंप दिया, मगर वो लड़की विश्वास को छोड़ने को तैयार नहीं हो रही थी। वो लगातार जिद कर रही थी कि उससे इन बाबू यानी कि विश्वास राय के साथ ही जाना है। न जाने कौन सी डोर थी, इन दोनों अजनबी एक दूसरे पर अटूट बंधन में बंध से गए थे। उसने पुलिस वाले को यहाँ तक कह दिया, झूठ दिया कि वो उनको जानती है और अचानक उसे इस ट्रेन में मिल गए। पुलिस को अपना नाम रूपा बताया। बाकी अन्य जानकारियां लेकर पुलिस ने रूपा को विश्वास के साथ जाने दिया। उसने रूपा को उसके घर में सुरक्षित छोड़ने की हामी भर ली।
वैसे भी वह 18 साल की थी और बालिग थी, ऐसा उसने सबको बताया। यानी विश्वास स्टेशन पर रूपा के साथ उतरा। अपनी एक महिला मित्र नंदिनी को फ़ोन करके रूपा के रहने का इंतज़ाम किया। रूपा ने अभी अपने घर जाने के लिए मना कर दिया। कुछ खा पी कर थोड़ा आराम करने के बाद विश्वास ने रूपा की ज़िंदगी के बारे में पूछा, जैसे उसका घर कहाँ है, घर में कौन कौन है, वो उन बदमाशों के चंगुल में कैसे फंसी, आदि आदि। रूपा बीती बातें याद करके बहुत व्यवस्थित हो गई। नम आंखों से वह अपनी ज़िंदगी की कहानी अपने मुसीहा को सुनाने लगी। मैं उस दिन अपने बड़े भैया मंगलू के साथ ड्राइंग बुक लेकर, स्केच पेन आदि लेकर आई थी। मंगलू भैया मुझे दुकान पर छोड़कर अपने दोस्त से बात करने लगे। उनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद भैया मेरे पास आए और बोले, पता है रूपा, ये भी बहुत अच्छा चित्रकार है, तेरी तरह बहुत अच्छी चित्रकारी करता है। हाल ही में इसने अपना एक छोटा सा स्टूडियो खोला है, साथ ही यह ड्राइंग क्लास भी देता है। यहाँ फीस बहुत कम है, बल्कि न के बराबर है। ये तुम्हें भी और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सिखाएगा। अभी यहाँ स्टूडेंट्स भी कम हैं। क्या बोलती है, पर भैया मुझे तो कल से उस स्कूल में जाना है जहाँ मैडम ने दाखिला कराया है। अरे छोड़ ना मैडम को, मैं उनसे बात कर लूँगा। तू अभी दोस्त का स्टूडियो तो देख ले, फिर देखते हैं। तभी अचानक भैया बोले, तू विकी के साथ चल, मैं अभी आया। मुझे एक काम याद आ गया है जो माँ ने बोला था। मैं अनमने ढंग से विकी के भैया के साथ चल पड़ी। एक गली में मुड़ते ही उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं न जाने कहाँ, किस जगह, किन लोगों के साथ थी। धीरे धीरे पता चला कि वो राजस्थान का कोई चौड़ा गांव है और मुझे खरीद कर दुल्हन बना कर लाया गया है। उस घर में एक बुजुर्ग महिला है और दो बेटे हैं। बड़े की उम्र यही कोई 30-32 और दूसरे की उम्र 22-23 होगी। बड़ा बेटा लंगड़ा कर चलता है। जब मैंने उसकी शादी वाली मानने को इनकार कर दिया, बाल विवाह जैसी कुप्रथा के बारे में बहस की, ईयर पुलिस वाले की धमकी दी और लोगों के मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया, एक कोठरी में बंद कर दिया। कई दिनों तक मुझे भूखा प्यासा रखा गया। आखिर 13 साल की मासूम नाजुक सी लड़की अकेली कब तक लड़ती। 4-5 दिन पश्चात वो 4 लोगों की उपस्थिति में बड़े लड़के के साथ मेरे साथ फेरे डलवा दिए गए। शादी की पहली ही रात पति नाम से उस प्राणी ने मेरी मर्जी के खिलाफ अपने पति होने का हक न जाने कितनी बार अदा किया। उस रात मैं बेहोश हो गई थी और एक नाबालिग लड़की पर अत्याचार हो रहा था, पर कोई सुनने समझने वाला नहीं था। दिन महीने इसी तकलीफ में गुजर रहे थे कि रूपा के घर में बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, न ही वह घर में कोई आता जाता था। ईंट गारे में से बने उस घर में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। अहाते में बस एक लोहे का फटका था जिस पर हमेशा एक मोटा ताला लगा रहता। मैं एकदम अनजान थी और उस गांव में क्या नाम है, वो कहाँ स्थिर है, मुझे कोई बोली भी ठीक से समझ नहीं आती थी। मेरे उस यथाकथित पति को सास नाम की वह घूंघट औरत भड़का कह कर पुकारती थी। छोटे बड़े बेटे को छोटू कहकर पुकारती थी। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। मुझे 30 साल से भी लम्हे लग रहे थे। मैं दिशा विहीन अंधे व्यक्ति की तरह हवा में हाथ पांव फैलाई आ रही थी, जिसका कोई सिर पैर पकड़ नहीं आ रहा था। हार कर मैंने स्थिति हार मान ली और खेलने कूदने की उम्र में एक छोटी सी बच्ची माँ बनने जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि इस गर्व से निजात पा लूँ, पर अब मुझे पर और पाबंदियाँ लगाई जाने लगी। मगर अब सासू माँ मेरे खाने पीने का और आराम का विशेष ख्याल रखती थी। प्रसूति के दिन घर पर ही दाई को बुलवा कर प्रसव कराया गया, मगर बच्चा पैदा होते ही मर गया और मेरी भी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई। भले ही मैं उम्र में छोटी थी, पर कोख से संतान आते ही माँ की ममता जाग जाती है। मुझे अपने बच्चे को खोने का बहुत गम था। अपने बच्चे के साथ शायद मैं उस घर में बाकी की ज़िंदगी काट लेती, पर ईश्वर ने तो वो सहारा भी छीन लिया। दाई ने सास को समझाया कि वह बहू कम उम्र है,
इस पर बच्चा पैदा करने का जोर नहीं डालना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इसकी जान ही चली जाए। 2-3 साल बाद जब वह जवान हो जाएगी तब अपना शौक़ पूरा कर लेना। यह सोचकर मगर वो औरत न जाने किस मिट्टी की बनी थी। कुछ महीने बीतते ही फिर से दादी बनने का शौक़ चढ़ आया। उसने मुझ पर फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया। जब मैंने मना किया तो दोनों माँ बेटे ने मुझे भूखा रखते और मारपीट भी करते। कुछ दिनों से माँ और बेटे दोनों न जाने क्या खुसर-पुसर होती थी। वो मुझे देखते ही चुप हो जाते। फिर एक रात मेरे कमरे में छोटू यानी मेरा देवर ने कदम रखा। उसने दरवाजे की कुंडी लगा ली। मेरा मुंह बंद करके वो शैतान मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। जब मैंने उसे अपने रिश्ते का हवाला दिया तो उसने बड़ी बेरहमी से कहा कि आज मुझे उन दोनों भाइयों की पत्नी बनना है। इतना घटिया निम्न स्तरीय बात सुनते ही मेरा खून खौल उठा। उस पल मुझ में न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई उन दरिंदों से लड़ने की। मैंने आव देखा न ताव कमरे के कोने से एक डंडा उसके सिर पर दे मारा और कमरे से बाहर आकर चिल्लाने लगी। सास और बड़कई ने मुझे पकड़ लिया। मैं बार बार पुलिस की धमकी दे रही थी, लगातार मदद की गुहार लगाती रही और गांव वालों को बुलाकर पंचायत लगाने की धमकी भी दी मैंने। वो लोग मेरे रौद्र रूप देखकर शायद डर गई। उन लोगों ने मुझे प्यार से समझाया कि वे मुझे 1-2 दिन मुझे मेरे घर छोड़ आएंगे। मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं था। मैं रात भर कमरा बंद करके जागती रही। अगले दिन देवर और उसका एक दोस्त मुझे लेकर इस ट्रेन में चढ़ गए। जब मैं बाथरूम में थी तब मैंने उन दोनों की बातें सुनी जिसमें वो मेरी सौदेबाजी की बात कर रहे थे। मैं उन लोगों के पीछे छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। तभी मुझे आप दिखे। न जाने क्यों आपको देखकर मुझे लगा कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। फिर लंबी सांस लेते हुए रूपा ने कहा, बस ये थी मेरी कहानी। तुम तो बड़ी हिम्मत वाली लड़की निकली रूपा। विश्वास से उसे सहराते हुए कहा, अच्छा अब अपने घर का पता ठिकाना बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँ और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ। तो आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? अरे नहीं रूपा, पर अपने घर तो तुम्हें जाना ही होगा। यहाँ किस तरह रह सकती हो? बहुत डर लग रहा है विश्वास बाबू। पता नहीं घर वालों को क्या रवैया होगा मुझे इतने सालों बाद देखकर। मैंने इतने साल गायब रहने का न जाने कब क्या मतलब निकालेंगे वो लोग। मुझे अपनाएंगे भी या नहीं? तुम मुझे सिर्फ विश्वास कह सकती हो और बाबू कहकर तो तुमने मेरी बुजुर्ग ही बना दिया। तुमने सिर्फ 7-8 साल ही बड़ा हूँगा, विश्वास के हंसते हुए कहा। फिर पूछा, तुम बालिग हो तो न रूपा? तुमने पुलिस वाले को तो यही बताया था। जी वो मैं अभी 17 साल की ही हूँ। वो मैंने झूठ कहा था। ओके, कोई बात नहीं, विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ, हम चलते हैं तुम्हारे घर। मैं उन लोगों को सारी बात बताऊंगा, उन्हें समझाऊंगा। अगर नहीं माने तो देखते हैं कि क्या करने हैं आगे। नहीं नहीं, आप मत चलें मेरे साथ विश्वास बाबू। उप्स विश्वास जी, पहले मैं जाऊंगी। अगर सब ठीक हुआ तो ठीक, वरना फिर जो मेरी किस्मत। रूपा अपनी बस्ती में पहुंची। अपने मुंह दुपट्टे से ढक कर वहाँ जाकर पता चला कि लोग यहाँ से रूपा के गायब होने के कुछ महीने बाद ही कहीं और चले गए थे। मंगलू ने खोली और अच्छी खासी चलती थी। दुकान भी बेच दी थी, जिससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी महानगरों में कोई किसी के कोई वास्ता नहीं रखता। झुग्गी झोंपड़ियों में फिर भी पड़ोसी एक दूसरे से हमदर्दी रखते हैं, पर मंगलू जैसे बदमाश से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। रूपा मायूस होकर वापस नंदिनी यानी विश्वास के दोस्त के पास लौट आई। विश्वास ने अपने मित्रों से कहकर स्टूडियो में रख रखाव सुधार कार्य दिलवा दिया। रूपा पुराने पड़े हुए सादे कपड़े पर ऐसी चित्रकारी करती, ऐसे रंग भरती कि उन्हें अद्भुत कला की क्षमता देखकर बड़े बड़े चित्रकार भी दंग रह जाते। उससे प्रभावित होते। विश्वास का कला जगत में अपना एक मुकाम था। नाम तो उसका खूब था, पर पैसे के मामले में अभी भी संघर्ष जारी था। जो स्टूडियो उसने
किराए पर लिया हुआ था, उससे काफ़ी पैसा चला गया था। मुंबई जैसे महानगरों में प्राय सबकी एक ही कहानी होती है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। रूपा उसकी ज़िंदगी में लकी चार्म बनकर आई थी। उसके आने के बाद से विश्वास की किस्मत का सितारा जगमगाने लगा था। एक कॉर्पोरेट कंपनी ने उसकी बहुत सी पेंटिंग एक साथ खरीद ली और भी कई पेंटिंग के ऑर्डर भी दे दिया, जिसके लिए विश्वास को रूपा से मदद लेनी पड़ी। वह मॉडर्न आर्ट में पारंगत की। रूपा ने बड़े बड़े मनोयोग और मॉडर्न आर्ट की बारीकियां सीख कर उसका सहयोग किया। अब काम अच्छा चल पड़ा था। कुछ समय उपरांत विश्वास ने अपना खुद का छोटा सा स्टूडियो बना लिया और रूपा को अपने स्टूडियो में स्थायी तौर पर काम पर रख लिया। रूपा क्लासिक चित्रकला जैसी मधुबनी मुगल कालीन पेंटिंग करती थी। वह राजा रवि वर्मा से बहुत प्रभावित थी। उसकी बनाई पेंटिंग इतनी जीवित लगती थी कि उन्हें देखकर यूं लगता मानो वह कैनवास से निकलकर बातें कर रही हों। रूपा विश्वास राय की मॉडर्न आर्ट की खूब सराहती थी, पर कभी कभी हंसकर कहती कि ये कौन सी कला है विश्वास जी, जिसका न सिर है न पैर, न चेहरे से नाक नक्श कहीं से भी कोई भी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर रंग भर दो और बन गई तस्वीर। कुछ समझ में नहीं आता कि कलाकार क्या दिखाना चाहता है। यही तो खासियत है मॉडर्न आर्ट की, जो देखने वाले को सोचने पर विवश कर दे। सब अपने अपने दृष्टिकोण से अनुमान लगाएं और अर्थ निकालें। मैं तो ये मानती हूँ कि जो आप कहना या दिखाना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाइए, क्यों किसी के दिमाग पर जोर डलवाया जाए। रूपा दलील देती थी। विश्वास उसकी बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता और अपनी बात पर भी अड़ा रहता कि मॉडर्न आर्ट एक यूनिक कला है, आज की पीढ़ी जिसकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। इस तरह दोनों की खट्टी मीठी नोक-झोंक चलती रहती ही दिन ब दिन उसका प्रेम प्रांगण हो रहा था। रूपा अब 18 की हो गई थी। विश्वास उससे 9 साल बड़ा था। उम्र में इतना अंतर होने पर विश्वास ने रूपा को एक बार फिर सोचने के लिए कहा, पर रूपा विश्वास को दिलो जान से प्यार करने लगी थी और विश्वास के मन ही मन उस पर मर मिटा था। सच्चा प्यार जाति पाति उम्र के बंधन को नहीं मानता। साल बीतते बीतते दोनों में कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद रूपा ने अपना नाम विश्व रूपा रख लिया, अपने विश्वास की रूपा। उसने विश्वास को भी एक तरलुक उपनाम दे दिया, अरुण। पूछने पर उसने बताया कि विश्वास उसके जीवन में अरुण अर्थात सूरज बनकर आए थे, जिसके आने से उसके जीवन का अंधेरा छूट गया। विश्वास राय के सहज अरुण उपनाम स्वीकार कर लिया। कला जगत यानी मानी हस्तियों में विश्वरूपा का नाम चमकने सितारे की तरह लिया जाने लगा। रूपा की चमक के आगे अब विश्वास की मॉडर्न आर्ट फीकी पड़ने लगी थी। जब जब रूपा का नाम रुक लिया जाता अथवा उसे विश्वरूपा के पति के नाम से संबोधित किया जाता तो विश्वास के अहम को बहुत ठेस पहुंचती। धीरे धीरे उसकी कला से परखी और प्रशंसक कम से कमतर होने जा रहे थे। विश्वासहीन भावना का शिकार होकर अवसादग्रस्त रहने लगा था। रूपा उसे प्यार से समझाती थी कि दोनों एक ही कला अलग अलग हैं, अगर पहचान और अलग प्रशंसक हैं, इसे तर्कना दृष्टि से नहीं जांचना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, दोनों को मिलकर उसका सामना करना चाहिए। मगर विश्वास समझने की बजाय बहस पे उतारू हो जाता। तुम्हारे आने के बाद मेरी कला को लोग नापसंद करने लगे हैं। तुम्हारी वाहवाही लूटने में ज़्यादा शौक है, इसीलिए तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। वो रूपा को जिससे वह अपना लकी चार्म मानता था, उसे अपनी असफलता का जिम्मेदार ठहराने लगा। दोनों के विवाद अब झगड़े के रूप ले चुके थे। 4-5 साल में यह नौबत आ गई कि उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। हालांकि रूपा ने रिश्ता बचाने की भरसक प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने अपनी कला को हमेशा के लिए भुलाने का निर्णय भी ले लिया था, पर इस पर भी विश्वास को विफल रहा। ज़्यादा त्याग की मूर्त बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम शौक से अपनी आर्ट जारी रखो, मगर मुझसे अलग रहकर।
खूब मौज करो, जिससे चाहो मिलो, जो मर्जी हो करो, मीटिंग करो, प्रदर्शनी लगाओ, बड़े बड़े लोगों से अपनी अदाएँ दिखाकर प्रशंसा करवाओ। मुझ गरीब के पास क्या रखा है। रूपा हैरत से अपनी मसीहा का मुंह ताकती रह गई। वो एक बहुत सीधी सादी लड़की थी, लेकिन उसे स्वाभिमान की कोई ठेस पहुंचाई या उसके चरित्र पर कोई उंगली उठाए, ये उसे मंजूर नहीं था, चाहे वो पति ही क्यों न हो। उसने उसी वक्त विश्वास राय का घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। रिश्ता बचाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अब ताली एक हाथ से तो नहीं बज सकती ना। आज हम इनकलाबी बातें चाहे जितनी भी कर लें, महिलाओं की वास्तविकता स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया है। स्त्रियों के निरंतर उन्नति के लिए पुरुष वर्ग मंच में चाहे जितनी कसीदे पढ़े, उन्हें सशक्त बनाने की बातें करे, पर इसमें से 90 या 99 पुरुष वर्ग के विचार घर पहुँचते पहुँचते पुरुषावाचक हो जाते हैं। शादी के कुछ समय पश्चात रूपा और विश्वास दोनों ही स्थापित कलाकार थे। दोनों अच्छा और लगभग बराबर कमाते थे, लेकिन धीरे धीरे रूपा का नाम होने लगा तो विश्वास के पुरुषत्व जाग गया। आलम यह था कि अपने पैसों का खर्च करने के लिए उसे पति की इजाज़त लेनी पड़ जाती। आने जाने में रोका टोकी रोज की जिल्लत आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती। अब उसे यूं लगने लगा कि वह नरक से निकलकर दूसरे नरक में आ गई है। आज तो हद हो गई। विश्वास ने उसके चरित्र पर दोष लगाकर सारी सीमाएं लांघ दी। दिन महीने साल गुजरते गए। रूपा नाम का सूरज कला जगत से अपनी चमक बिखेर रहा था। इस संसार की रीत बड़ी अजब है। चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं और अमावस की अंधेरी रात में चांद कहाँ नजर आता है। लोग की याददाश्त भी इतनी ही कमजोर होती है। विश्वास को लोग अब भूलने लगे थे। यदि उसका जिक्र भी होता तो विश्व रूपा के पति के नाम से, और यह बात एक पुरुष को कैसे बर्दाश्त करता। अलगांव के कुछ वर्षों तक तो विश्वास अपने सोर्स के जरिए रूपा की खैर खबर रखता था, फिर धीरे धीरे उसने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली। उसका मन अब मुंबई से उचट गया। अब वो अपने परिवार के पास कोलकाता जाना चाहता था। अब मुंबई उसे काटने को दौड़ रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब यहाँ गुजारा करना भी बड़ी मुश्किल हो रहा था। अंततः यहाँ एक सब काम बंद करके वह कोलकाता के लिए टिकट निकलवाई और ट्रेन में बैठ गया। रूपा के ऊपर कातिलाना हमले की खबर पढ़कर वह सुन रह गया और खुद को कोसने लगा। मैंने अपनी रूपा को अकेला कैसे छोड़ दिया, इतना निर्दयी कैसे बन गया मैं। वो रूपा जो मुझे मसीहा मानती थी, जो आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करती थी, आहा प्रेम करती थी, उससे नजरें फेर ली मैंने। कैसे इतना निर्मोही और सख्त बन गया मैं। वो मुझसे कितनी छोटी थी, पर छोटा मैं बन गया। हे भगवान, मेरी रूपा को कुछ न करना, उसे ठीक कर देना। वो जल्द से जल्द हवा में उड़कर अपनी रूपा के पास जाना चाहता था। अगला स्टेशन आने वाला था। ट्रेन की गति धीमी होते होते ही विश्वास के विचारों में तामन्यता भंग हुई और ट्रेन के रुकने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर कूद गया। मुंबई जाने वाली 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। विश्वास शीघ्र मुंबई पहुंचना चाहता था। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो प्लेटफार्म पर 4 घंटे प्रतीक्षा करता। वह अधीरता और बेचैनी से पहलू बदल रहा था। फिर उसने सोचा कि वह एक टैक्सी करके मुंबई के लिए रवाना हो गया। 4 घंटे में मुंबई पहुंच जाऊंगा, पर वक्त है कि काटे नहीं कट रहा था। वो बार बार टैक्सी वाले को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता जा रहा था। 4 घंटे का सफ़र सदियों के सफ़र लग रहा था। इंतज़ार की घड़ियां इतनी लंबी और दुरहु लग रही थी कि रूपा रूपा देखो मैं आ गया, तुम्हारा विश्वास जीत गया, तुम्हारा अरुण आ गया। रूपा मेरी जान, आंखें खोलो, मैं तुमसे रूठ के मत जाओ, देखो अब मैं तुम्हारे दूर नहीं जाऊंगा। रूपा, विश्व रूपा। ए मिस्टर, कौन हैं आप? ये आईसीयू है, यहाँ विजिटर टाइम में ही अलाउड है आने का। बाहर जाइए, पेशेंट भी कोमा में है, वो कैसे रिएक्ट नहीं करेगा अभी। नर्स के सख्त लहजे में विश्वास को हटाते हुए कहा, सिस्टर प्लीज़ मुझे मेरी वाइफ के पास रहने दो। वो मुझे सुनेगी तो रिएक्ट भी करेगी, ज़रूर करेगी, देख लेना आप। वाइफ, तुम उसका हस्बैंड है तो इतनी देर किधर था?
मेरे डॉक्टर से बात कराओ मिस सिस्टर। अब उसे नर्स पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी रोबेली आवाज़ और आंखों में गुस्सा देख नर्स डॉक्टर को बुला कर लाई। तभी रूपा के हाथों की उंगलियों ने हरकत हुई, जैसे विश्वास को देख लिया हो। वह भावात्मक में रूपा रूपा कह कर रोने लगा और उसे कस कर गले से लगा लिया। रूपा ने धीमे से आंखें खोली खोली और होठों से विश्वास का नाम लेकर बुदबुदाई, फिर आंखें बंद कर ली। इतने दिनों से बेजान पड़े शरीर में आज संपन्न हलचल देख डॉक्टर ने नर्स तुरंत हरकत में आ गए। डॉक्टर के चेहरे पे उम्मीद की रेखा उभर आई और विश्वास का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। रूपा मौत के मुंह से वापस आ गई थी। रूपा और विश्वास एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। तभी डॉक्टर ने कहा, सिस्टर अरुण विश्वास, आप बाहर जाइए, इनका चेकअप कर लूँ तो कीजिए। किसने मना किया है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी रूपा को छोड़कर। ओके मिस्टर विश्वास, आप रूपा जी ठीक हो रही हैं। पुलिस भी इनका बयान का इंतज़ार कर रही है। कल बुलवा लेता हूँ पुलिस को। आखिरकार में रूपा पर कातिलाना हमले की खबर सुनकर रतन भी माँ को लेकर मुंबई पहुँच गया। उसे पूरा विश्वास था कि विश्व रूपा ही उसकी बहन रूपा है। उसने भी रूपा को ढूंढने में बहुत प्रयास किए थे, मगर कोई परिणाम नहीं निकला था। अंततः विधि और विधान मानकर संतोष कर लिया था। लक्ष्मी अपनी सुध बुध खो चुकी थी, पर अपने होठों पर हर समय रूपा का ही नाम रहता था उसके। आज वो अक्सर बड़बड़ाती रहती, रूपा आएगी, ज़रूर आएगी, देख लेना मेरी बेटी आएगी, देखो वो आ रही है। इतने वर्षों बाद भी लक्ष्मी ने अपनी रूपा को पहचान लिया। जो अपनी पूरी तरह से याददाश्त खो बैठी थी, अपनी बेटी को देखकर उसे सारी बीती बातें याद आ गई। वो रूपा को देखकर फुट फुट कर रो रही थी, उसे गले लगाकर बेइंतहा चूम रही थी। रूपा ने पुलिस को बताया, उस दिन शाम को जब मैं स्टूडियो बंद करके घर जाने के लिए पार्किंग पे खड़ी कार की तरफ जा रही थी, तभी छोटू देवर जो था उसका, उसे अपनी कार में ज़बरदस्ती बैठाने लगा। उस समय वहाँ कोई गार्ड नहीं था। वह मुझे फिर से अपने साथ गांव ले जाना चाहता था। उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं उसके साथ गांव चलूं या वो मुझे किसी कोठे पर बेच देगा। उसे किसी भी तरह अपने 50,000 रुपये वसूलने थे। उसके साथ में मंगलू भैया का वो दोस्त भी था जिसने मुझे अगवा किया था, जिसकी वजह से मैं वो 3 साल नरक के समान व्यतीत किए थे। जब मैंने शोर मचाया तो और उसका विरोध किया तो मुझ पर गोली चला दी। कुछ दिनों की तफ्तीश व दबिश के से दोनों अपराधी पकड़े गए। साथ ही एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ, जिसने रूपा के पैरों तले से ज़मीन को ही हिला दी। मंगलू के दोस्त विकी का बयान दिया कि मंगलू ने ही अपनी बहन का सौदा उससे 50,000 रुपये में किया था और उसने यह सब अपने राजस्थानी दोस्त छोटू के लिए किया था, जिसके अपने भाई के लिए एक अदद बीवी की ज़रूरत थी। जल्द ही मंगलू को भी पकड़ लिया गया। बड़का और उसकी मां को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस राजस्थान रवाना हो गई। रूपा का तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया था। उसने हिकारत से भाई को देखा, फिर उसका कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, भैया आपको शर्म नहीं आई अपनी ही बहन का सौदा करते हुए? पैसों के लालच में आप इतने नीचे गिर गए, इतने अंधे हो गए कि रिश्तों के लिहाज ही भूल गई। मेरा जीवन तबाह कर दिया आपने, माँ को इस हालत में पहुँचा दिया। मेरी राखी की ही लाज रख लेते। मुझे आज शर्म आ रही है आपको अपना भाई कहते हुए। थू है आप पर। अब तक लक्ष्मी भी पूरे होशावास में आ गई थी। उसने मंगलू को गिरेबान पकड़ लिया और तड़ातड़ थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तूने मेरी कोख के लजा दिया रे मंगलू। अब क्या था? तू अच्छा बेटा तो कभी भी नहीं था। तो कुछ दिनों के लिए अच्छा बनने का ढोंग ही किया था तूने, और कुछ भी नहीं तो अच्छा भाई ही बन जाता। आज से मैं तेरे लिए मर गई। सुना हे रूपा, रतन, मैं मर जाऊं तो भी मेरी चिता को हाथ भी मत लगवाने देना। क्रोध व दुख की अधिकता में लक्ष्मी की सांस फूलने लगी थी। मंगलू ने नीचता भरे व्यवहार से उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था।
अपने नालायक बेटे के तमाम कड़वी बातें कहते कहते लक्ष्मी अचेत होकर गिर पड़ी और पल भर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो मानो रूपा से मिलने की ही बाट जो रही थी। रूपा माँ को अचेत शरीर में लिपट कर बिखर बिखर कर रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। विश्वास बुरी तरह से घबरा गया। उसके हाथ पांव फूल गए। एक पल को उसे लगा कि उसने फिर से अपनी रूपा को खो दिया। वो बच्चे की तरह रूपा से लिपट कर रोने लगा। रतन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, हमारी रूपा को विश्वास जी, वो ठीक हो जाएगी, बस कमजोरी और सदमे से बेहोश हो गई है। रूपा को फौरन अस्पताल ले जाया गया। सही समय पर इलाज मिलने से रूपा की जान बच गई। रतन और रूपा ने मिलकर माँ का अंतिम संस्कार किया। लक्ष्मी की अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए मंगलू को माँ के अंतिम संस्कार से वंचित रखा गया। मंगलू पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। बड़का, छोटू और विक्की के साथ बड़का और छोटू की मां को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पूरी तरह से ठीक होते ही रूपा और विश्वास ने अपना आशियाना फिर से बसाया। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया, जिसका नाम विश्वास ने बड़े ही प्यार से विश्व रूपा आर्ट गैलरी रखा। सच्चे प्यार की अरुणिम तापिश में सारे अहम गिले शिकवे तरोताहित हो गए और लक्ष्मी का रूपा के साथ रिश्तों में जो धोखा हुआ, भगवान ना करे वो किसी और के साथ भी हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।